अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईडीसी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर सक्खर IBU यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सक्खर IBU यूनिवर्सिटी ने PITP पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम फेज़ 2 का इनेकाद कर दिया है। रजिस्ट्रेशन पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड सवालात थे और फॉर्म में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे थे। तो इस वजह से इस वीडियो का जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को जो करेक्ट फॉर्म फिलिंग है वो बताई जाए और किस तरह से आप सही फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं और अपनी शॉर्ट लिस्टिंग को यकीनी बना सकते हैं। तो ये जो EDC सक्खर IBU यूनिवर्सिटी का जो पेज है वहाँ पे हर पोस्ट में 2 लिंक्स दी गई होती हैं। एक होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक और एक दूसरी होती है प्रोग्राम लिंक। आप दोनों लिंक्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको इस प्रोग्राम की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वहाँ पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको ये विंडो डिस्प्ले हो जाएगी और आप जैसे ही डाउन जाएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे आपका रजिस्टर नाउ शो हो रहा होगा। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये आपको इस PITP फेज़ 2 के फॉर्म पे लेके जाएगा, जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है डायरेक्ट इस फॉर्म की लिंक। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक है डायरेक्ट, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको इस फॉर्म पे लेके जाएगा जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग से। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका एप्लीकेंट नेम। आपने ध्यान में रखना है कि आपने एप्लीकेंट नेम वही लिखना है जो कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने निक नेम से लिख रहे हैं यहाँ पर और फिर उनका जैसे ही डॉक्यूमेंट्स में नाम जो है वो मैच नहीं होता तो हम उसको जाहिर सी बात है वो ऑटो शॉर्टलिस्ट नहीं होते। तो लिहाजा यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि अपना जो आपका जो एक्चुअल नाम है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे भी शो हो रहा है वही लिखें। स्पेलिंग्स का ध्यान रखें और कोशिश करें कि टाइम लें लेकिन फॉर्म अच्छे से फिल करें। ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में फॉर्म फिल करें और फिर आप शॉर्ट लिस्ट ना हो और आपके 2 महीने ज़ाया हो जाएं और उसके बाद फिर आप दोबारा से जो फेज इसकी जो पेज 2 अनाउंस होगी फिर उसमें आप फॉर्म फिल करें। तो इस अपने इंतज़ार को बढ़ाने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ ये फॉर्म अच्छे से फिल करें। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है डमी नाम, तो इसमें आप अपना नाम लिखेंगे अपनी स्पेलिंग चेक करके। फादर नेम में आप जाएंगे और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल डमी पेरेंट, तो यहाँ पे आप पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं जो कि आपका फादर होगा। और यहाँ पे जैसे ही ये लिखा हुआ है CNIC, इसकी फॉर्मेटिंग पहले से ही सेट है तो आपने CNIC अपना खुद का लिखना है। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि अपने फादर का CNIC ना लिखें, यहाँ पे आप अपना खुद का CNIC लिखें इर्रेस्पेक्टिव कि आपका CNIC बना हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका CNIC बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो पे फॉर्म पे जाएं और अपना ओरिजिनल जो CNIC आपको दिया गया है वही CNIC यहाँ पे पुट करें। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक डमी सा CNIC लिख लेता हूँ जो कि 333 और यहाँ पे आप अपना जो ओरिजिनल CNIC है वो लिखेंगे। आप यहाँ से अपनी जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल और फीमेल जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस जेंडर के ऑप्शन में से। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर का। यहाँ पे भी आपने ध्यान में रखना है कि मोबाइल नंबर आपने जो आपका खुद का मोबाइल नंबर है वही यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर इनरोल करना है, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो आया मोबाइल नंबर के ज़रिए से होगी या ईमेल के ज़रिए से होगी। तो लिहाजा मोबाइल नंबर और ईमेल जो है वो या तो आप खुद अपनी प्रेफरेंस पे रखें कि पहले प्रेफरेंस पे ये कि आप अपनी मोबाइल नंबर उसमें यहाँ पे इनरोल करें, अगर नहीं तो फिर आप अपने भाई की या फिर आप अपने फादर की जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे रखें। ऐसा ना हो कि आप अपने दोस्त का मोबाइल नंबर दे दें। फिर ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने दोस्त के मोबाइल नंबर्स और दोस्त की ईमेल्स दे रहे हैं जो कि बाद में आपके लिए जाके कम्युनिकेशन में इशू होगा। तो लिहाजा ये यहाँ पे आप ध्यान रखें कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इनरोल करें। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक डमी सा मोबाइल नंबर लिख दिया है तो आपने भी इसी तरह से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आके आपने रजिस्टर करना है। इसी तरह से फादर्स मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपने अपने वालिद का मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, अपने भाई का भी लिख सकते हैं या जो भी आपका गार्डियन है उसका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। जिस तरह से कोई आपका अंकल है, कोई कज़न है, इस तरह से। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप अपने दोस्त का मोबाइल नंबर लिख दें या दोस्त के भाई का, दोस्त के वालिद का। तो इस चीज़ से आप गुरेज करें और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाते हुए जो है वो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करें अपने वालिद साहब का। कोई भी यहाँ पे मैंने डमी मोबाइल नंबर लिख दिया है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप अपनी करेक्ट ईमेल एड्रेस कम्युनिकेट करें, क्योंकि इंटरव्यू कॉल्स और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके इस ईमेल एड्रेस पे ही सबमिट होंगी। तो लिहाजा आप ध्यान रखें कि ईमेल एड्रेस भी आप करेक्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करें ताकि आगे की कम्युनिकेशन आपके लिए आसान हो जाए।
फिर से दोबारा से कहूँगा कि दोस्त की, दोस्त के भाई की, दोस्त के अंकल की, दोस्त के फादर की ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अपना कोई भी यहाँ पे एड्रेस, जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, आप वहाँ वो लिख दें। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि ये आपका रेजिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपने गांव का जो है, या जहाँ पे आप नहीं रह रहे, जो कि आपके डोमिसाइल का एड्रेस है, वो यहाँ पे ना लिखें। यहाँ पे अपना आप रेजिडेंशियल एड्रेस लिखें, क्योंकि ये आपको आगे जाके अपने सेंटर में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लारकाना का एड्रेस लिख रहे हैं और आके सक्खर सेंटर में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखें, भले आपका डोमिसाइल फॉर एग्जांपल लारकाना का है, आप सक्खर में रेंट की जगह पे रह रहे हैं, या सक्खर में आपका अपना घर है वहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो सक्खर वाला यहाँ पे पुट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस है, वो भी आपने करंट सिटी जो जहाँ पे आप रह रहे हैं वो सिटी जो है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने डमी एक सिटी लिखा हुआ है शिकारपुर, जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, तो इस वजह से मैंने शिकारपुर लिख लिया है। तो आप अपना इसमें कोई भी सिटी लिख सकते हैं जहाँ पे आपकी करंट रिहाइश है। ये जो है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तकरीबन सिंध के जितने भी डोमिसाइल्स हैं वो यहाँ पर हैं, जो हमारे सेंटर डोमिसाइल्स हैं। जितने भी जो हमने सक्खर IBU यूनिवर्सिटी की सुपरविजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं उनके डोमिसाइल्स हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई आपका डोमिसाइल है फॉर एग्जांपल, और आप रहे इन इलाकों में रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका कराची का डोमिसाइल है और आप सक्खर में रेजिडेंस हैं आपकी, तो यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट कोई भी मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इन्हीं जो मौजूदा जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें से कोई एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कश्मीर। और यहाँ पे आपने जो दूसरा ऑप्शन है वो है अपलोड डोमिसाइल। तो जो डोमिसाइल आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है उसी डोमिसाइल की आपने जाके कोई भी पिक्चर अपलोड करनी है। आपने जैसे ही यहाँ पे चूज जो फाइल है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं जो कि आपकी डोमिसाइल पिक्चर होगी। तो अपनी डोमिसाइल पिक्चर अपलोड करनी है, सॉरी कोई भी पिक्चर नहीं, डोमिसाइल पिक्चर अपलोड करनी है। ये पिक्चर ये जितनी भी पिक्चर्स हैं आप ये ध्यान से अपलोड करें, क्योंकि जितनी भी आप ये डेटा यहाँ से दे रहे होते हैं उन डेटा की जो वेरिफिकेशन होती है वो इन पिक्चर से हो रही होती है। तो लिहाजा इन पिक्चर्स को अच्छे से आप अपलोड करें और जो एक्चुअल पिक्चर है वही अपलोड करें। ऐसा ना हो कि आप डोमिसाइल की पिक्चर में अपनी इंटर की जो मार्कशीट है उसकी पिक्चर अपलोड कर दें, या डोमिसाइल में अपनी जो आपकी उसकी पिक्चर है, जो आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर है वो अपलोड कर दें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो करेक्ट पिक्चर है वहाँ पे आपने करेक्ट पिक्चर ही अपलोड करनी है। जो दूसरी यहाँ पे आपने जो अपलोड करनी है वो है पासपोर्ट साइज पिक्चर। और यहाँ पे आपने देखना है कि पासपोर्ट साइज जो पिक्चर है उसमें एक आपकी जो इमेज है उसकी साइज डिफाइन की गई है कि उसकी 512 MB ही साइज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि हमारी पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, तो उसका रीज़न यही है कि वो 512 KB से ज़्यादा है। तो आपने अपनी पिक्चर पहले श्रिंक करनी है, उसके बाद जाके अपलोड करनी है। अब पेज जो पिक्चर है वो श्रिंक कैसे होगी, उसके लिए सिंपल आपने नए टैब में जाना है। गूगल पे जो आपने पहला लिखना है वो लिखना है इमेज रिसाइजर। कोई भी जो पहला आपका फ्री इमेज रिसाइजर है जो आ जाता है उसको आप क्लिक करेंगे और इस तरह से आपकी जो यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं और जो रिक्वायर्ड उसको साइज है वो बता सकते हैं और वो आपको साइज श्रिंक करके दे देगा। जिस तरह से आप फॉर एग्जांपल इसकी असल साइज है 84 KB, तो ये आपकी अभी श्रिंक करके 16 KB की फाइल करके देगा आपको। तो वो वहाँ से आप डाउनलोड करके और फिर दोबारा से आके यहाँ पे आप वो फाइल अपलोड कर दें तो वो बड़ी आसानी से अपलोड हो जाएगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उसकी साइज रिक्वायर्ड साइज से मैच कर रही होगी। उसके बाद आ जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी गिला है कि डेट ऑफ बर्थ उन्होंने एक डाली थी और दूसरी आ गई। तो यहाँ पे आपने समझना ये है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 19 जो जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसमें वो 1997 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 11/1997। तो आपने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है ताकि आपके लिए जो शॉर्टलिस्टिंग है उसको इशू ना हो और आप रिजेक्ट ना हो जाएं। और क्योंकि जो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे वही डेट ऑफ बर्थ आपके CNSE से मैच की जाएगी। अगर मैच हो रही है तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा, वरना आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए यहाँ से आपने किस तरह से डेट सेलेक्ट करनी है, आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाना है। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे पहले आपने अपना ईयर ऑफ जो बर्थ है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल 1999 आपने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से आप जाके मंथ कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर मंथ में जाके आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर लें तो ये आपकी डेट सेलेक्ट हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ। इसी तरह से यहाँ पे ये है कि अपलोड CNSE। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि अपलोड CNSE फ्रंट एंड बैक,
इसका मतलब ये है कि आपने अपनी बैक साइड भी अपलोड करनी है और फ्रंट साइड भी अपलोड करनी है। ज़्यादा मैं जोर दूंगा कि अपनी फ्रंट साइज किसी भी तरह से अपलोड करें, क्योंकि वो वहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ और बाकी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो वेरीफाई हो रहे होते हैं। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैक साइड अपलोड की है और वहाँ पे जैसे ही उनकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होगी तो वो ऑटो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपने ध्यान में रखते हुए अपने सीएनएसई की बैक और फ्रंट दोनों अपलोड करनी है। अब वो बैक और फ्रंट एक फाइल में किस तरह से होंगी वो आपको पता है कि आप जैसे ही वर्ड फाइल में जाएं, कहीं पे भी जाएं, वर्ड फाइल में जाके आप वहाँ पे दोनों पिक्चर्स इंसर्ट कर दें और उसके बाद उसको कंट्रोल पी करके उसको प्रिंट आउट निकाल दें उसका पीडीएफ में, तो दोनों एक ही फाइल में आ जाएंगे और फिर वो यहाँ पे आके फाइल अपलोड कर दें। इसी तरह से दूसरा जो है वो है एजुकेशनल जो डिटेल्स हैं। एजुकेशन में ये आपने ध्यान में रखना है कि आप जिस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप मैट्रिकुलेशन बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं या इंटरमीडिएट के बेसिस पे। जब आप मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे तो फिर मैट्रिक के कैटेगरी के जितने भी कोर्सेज जो एडवर्टाइजमेंट में मौजूद हैं वो यहाँ से ऑटो ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्स बैचलर्स को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटो यहाँ पे बैचलर्स के जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कंसर्न है कि वो उनको डिजायर्ड कोर्स मिल नहीं रहा, तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि अपनी क्वालिफिकेशन उस लिहाज से यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जो कि एडवर्टीजमेंट में मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपने फिर दूसरा काम ये करना है कि चूज़ फाइल में जाके अपनी मैट्रिक की जो मैट्रिक की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। उसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर, जिस ईयर में आपने मैट्रिक पास किया है वो लिखेंगे। मैट्रिक में आपने कितनी मार्क्स ली हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल 660 आउट ऑफ 850 टोटल मार्क्स कितनी थी, सॉरी टोटल मार्क्स थी फॉर एग्जांपल 850 और आपने 660 मार्क्स वहाँ से ली। तो इस तरह से आप यहाँ पे मार्क्स भी अपने पुट करेंगे, क्योंकि याद में ध्यान में रखना है कि जो भी शॉर्ट लिस्टिंग है वो मार्क्स के हिसाब से भी हो रही है। जो टॉप स्कोरर्स हैं, टॉप एकेडमिक परफॉर्मेंस है उनकी, वो पहले प्रेफर किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो आपने मार्क्स अपनी ठीक लिखनी है और ये जो कॉलम्स हैं वो फिल करने हैं। इसी तरह से करंटली स्टडिंग का मकसद ये है कि इस वक्त आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं। कोई कॉलेज, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कोई और इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं तो। अगर आपके एजुकेशन में कोई गैप है और अगर आप कहीं पे भी नहीं पढ़ रहे, इस वक्त आप किसी में भी इनरोल्ड नहीं हैं, तो यहाँ से आपने नो सेलेक्ट करना है। अदरवाइज यहाँ पे सिलेक्ट येस करके और यहाँ से अपनी कौन सी डिग्री कर रहे हैं और किस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। पर अगर आप नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी तो यहाँ से आपने सिंपल नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद लास्ट स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, इसको आप थोड़ा जहन में रखें कि लास्ट कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या जो आपकी वो है वो वही इदारा होगा जिसकी बेसिस पे आपने यहाँ पे अपना कोर्स सिलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप मैट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक कहाँ से किया है वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है तो जो भी इंस्टीट्यूशन जो कि आपने लास्ट डिग्री जहाँ से रिसीव की है तो वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे और उसका नाम लिखेंगे पहले और फिर उसकी फाइल अपलोड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आपने वो लास्ट डिग्री अपलोड करनी है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से मैट्रिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड कर दें। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है लेकिन आप समझ रहे हैं कि आपको जो कोर्स पसंद है वो मैट्रिक पे आप जो है वो अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से भले आप अप्लाई मैट्रिक पे करें लेकिन यहाँ पे चूज डिग्री में आप जाके अपनी जो लास्ट डिग्री है बैचलर्स वाली वो यहाँ से फाइल अपलोड कर देंगे, उसकी मार्कशीट अपलोड कर देंगे। दूसरा इसका पोर्शन है कि हैव यू प्रीवियसली इनरोल्ड इन एनी पीआईटीपी पेज। अगर आपने कभी भी जो पीछे जो पीआईटीपी फेज 1 था उसमें किसी भी पेज में यहाँ पे आपने कोई कोर्स किया है तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर देंगे यस। तो यहाँ पे आपकी फिर डिटेल्स ओपन हो जाएंगी कि वो बैच कौन सी थी, कोर्स कौन सा था, यहाँ पे आपने वो डिटेल्स भरनी है। अगर आपने कोई भी कोर्स पीआईटीपी फेज 1 में नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश हैं आप, तो यहाँ से आपने सिंपल नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो पीआईटीपी फेज 2 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि अभी आपका जो प्रेफर्ड सेंटर है वो कौन सा है। आप ध्यान में रखें कि सेंटर सेलेक्ट करते वक्त आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपका सेंटर आपके जो रेजिडेंस है वहीं पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लारकाना के हैं तो कोशिश करें कि लारकाना में जितने सेंटर्स हैं, जिस तरह से ज़ेबिस्ट है या ये कंबर शहादात कोट शहादत यूनिवर्सिटी का सेंटर है या इसमें ज़ेबिस्ट आ जाता है, तो वो सेंटर सेलेक्ट करें जो कि आपके नज़दीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल लारकाना में सेलेक्ट कर रहे हैं या घोटकी के हैं आप और आप कह रहे हैं कि मैं सक्खर में आऊँगा, तो ये यहाँ पे आपको सक्खर सेंटर में आईबीए में आपको प्रेफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जो कि सक्खर डिस्ट्रिक्ट के हैं। इसीलिए अगर आप घोटकी में हैं तो आप ओबावड़ो या पन्नुवाकिल कैंट का जो एपीएससी जो पन्नुवाकिल कैंट है या जो ओबावड़ो का सेंटर है वहाँ पे जाके आप
एनरोल करें, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी और आपको चॉइस का सब्जेक्ट भी मिल सकता है और चॉइस की टाइमिंग्स भी मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप घोटकी से होके सखर आएंगे तो सखर में आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेंस सखर वालों को दी जाएगी पहले। तो लिहाजा यहाँ पे आपने सेंटर, अपने जो नज़दीकी सेंटर है जहाँ पे आपकी रिहाइश है उसके नज़दीकी सेंटर ही सेलेक्ट करना है। इस बात को ध्यान में रखें कि सारे सेंटर सखर IBU यूनिवर्सिटी की अब सुपरविजन में ही चल रहे हैं और सब में जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके मयार को बरकरार रखा जाएगा ज़रूर। उसके बाद आपने जैसे ही यहाँ से सेंटर सेलेक्ट किया कोई भी, तो आपके उस सेंटर पे जो भी ऑफर्ड कोर्सेज हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, चॉइस 1 और चॉइस 2। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि आप जो पहली चॉइस दे रहे हैं आप पहले वहाँ पे प्रेफर किए जाएंगे, और फिर अगर वहाँ पे क्लासेस का इशू आ रहा है, टाइमिंग्स का इशू आ रहा है या क्लास में स्पेस का इशू आ रहा है तो फिर हो सकता है आपको चॉइस 2 की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप की चॉइस 2 फिर आप इंटरव्यू में आए और बताएं कि नहीं मुझे चॉइस 2 वाला कोर्स पहले करना है। तो लिहाजा यहाँ पे आपने पहले चॉइस 1 का कोर्स ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी चॉइस है यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद चॉइस 2 की भी आपने कोई भी चॉइस यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिलेक्ट अपकमिंग बैच। इसको यहाँ पे भी आप थोड़ा ध्यान दें कि आप जो बैच सेलेक्ट करेंगे वो बैच की डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पे, आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बैच 1 सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस वक्त जो बैच चल रहा है वहाँ पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वहीं पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि आप नवंबर तक अवेलेबल नहीं है, आपको घर में कोई काम है, आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं या कोई और इशू है, तो फिर यहाँ से आप बैच 2 सेलेक्ट कर लें, बैच 3 सेलेक्ट कर लें, जहाँ पे भी आप अवेलेबल होंगे वो बैच सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैच 3 में वो अप्लाई कर यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारे इंटरव्यूज़ कब होंगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि अगर आप बैच 3 में एनरोल हो रहे हैं तो लिहाजा आपकी बैच जनवरी से स्टार्ट होगी, तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग और आपकी इंटरव्यूज़ की जो कॉल्स हैं वो दिसंबर के एंड में जाके आपको आएंगी। तो आपने अगर यहाँ से बैच 2 और बैच 3 सेलेक्ट किया है तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और अपना जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू कॉल्स आ जाएंगी। आप सिर्फ थोड़ा सब्र अख्तियार करें और इस तरह से मैसेजेस और कमेंट्स ना करें कि मेरे इंटरव्यूज़ कब होंगे। अगर आप बैच 1 में सेलेक्ट कर रहे हैं तो बैच 1 के इंटरव्यूज़ फ्राइडे तक हैं, और फ्राइडे तक अगर आपको कॉल आती है तो ठीक है, अगर कॉल नहीं आती तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें कि आपको कॉल क्यों नहीं आई। इसके बाद आपका एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन दी है आपने पीछे वो बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद अगर आप उसके बाद यही अंडरटेकिंग आपको इंटरव्यू में भी जो है वो ली जाएगी कि अगर आप इतनी एब्सेंस हैं आपकी कोर्स में तो आपका कोर्स डायरेक्टली ड्रॉप हो जाएगा और आपको जो है ड्रॉप किया जाएगा। यहाँ पे आपने एग्री कर देना है और उसके बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो इस तरह से होगी कि आपकी सबमिशन कंप्लीट हो गई है।